औसत चाल औसत चाल एवं औसत वेग का अनुपात बताएं। जब इस प्रकार आकृति दिया हुआ हो तो इसको ए मान लेना है, ये त्रिभुज को ए और इस त्रिभुज को बी मान लेना है। तो यहाँ से देखिए ये नीचे समय दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है तो 0 से 5 फिर दिया है 10 और ये 12 फिर 14। तो ये जो त्रिभुज है इसको ए मानेंगे, ये त्रिभुज को बी मानेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या होगा कि ए प्लस बी, मतलब ए का क्षेत्रफल प्लस बी का क्षेत्रफल बटा टाइम होगा। ए का क्षेत्रफल बटा बी का क्षेत्रफल अथी ए का क्षेत्रफल प्लस बी का क्षेत्रफल बटा टाइम होगा औसत चाल बराबर। और औसत वेग बराबर होगा ए का क्षेत्रफल माइनस बी का क्षेत्रफल बटा टाइम। तो ए का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 होगा। आधार, तो आधार देखिए 0 से लेकर 10 तक आधार कितना हो जाएगा 10। और ऊंचाई कितना तक ये टच कर रहा है, कितना ऊंचा तक, तो 20 तक। तो 2 पचे 10, तो ये बराबर कितना आ गया, ए का क्षेत्रफल 100 आ गया। अब ये बी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2। आधार देखिए 10 है, यहाँ 14 है, तो पूरा आधार कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 होगा। और ऊंचाई इसका कितना होगा, तो कहाँ तक टच कर रहा है 10 तक, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 20। मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 और बी त्रिभुज का क्षेत्रफल 20। तो औसत चाल के लिए दोनों के जोड़ेंगे बटा टाइम से भाग देंगे। तो 100 + 20 120/14। टाइम तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो टाइम पूरा 14 है, तो 14। और औसत वेग के लिए दोनों के घटाएंगे तो ए माइनस बी बटा टाइम, तो 14 पूरा यहाँ पर, यहाँ से पूरा यहाँ तक 14 है। तो 120 अनुपात 80 आएगा, 120/80 काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। देखिए ए का क्षेत्रफल निकाला था 1/2 आधार गुना ऊंचाई करके 100, बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 20। कहता है एक 5 किलो द्रव्यमान वाला पिंड एक घर्षण रहित टेबल पर विश्रामावस्था में है, ठीक, जिस पर 12 न्यूटन का एक स्थिर बल कार्यरत है। पिंड द्वारा 2 सेकंड में तय दूरी बताएं। तो द्रव्यमान दिया है 5 kg। अब विश्रामावस्था में तो प्रारंभिक वेग 0 और बल दे दिया है 12 न्यूटन, टाइम 2 सेकंड। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर है में, तो बल है 12 और द्रव्यमान है 5, तो त्वरण आ जाएगा 12/5। अब दूरी निकालने के लिए इसका सूत्र लगा देंगे, तो S बराबर UT + ½ AT²। निकालेंगे तो 24/5 आएगा, यानी कि 4.8 मीटर। अब एक क्वेश्चन है कि 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। विराम अवस्था में आने से पूर्व यह लक्ष्य के अंदर 8 सेंटीमीटर धंस जाती है। यदि लक्ष्य केवल 6 सेंटीमीटर मोटा हो तो वह गति जिससे गोली लक्ष्य से बाहर निकलेगी। तो ये जो स्मॉल एस रहेगा वो मोटाई रहेगा, कैपिटल एस धंसा हुआ रहेगा। तो इसके लिए सीधे सूत्र लगाएंगे V² बराबर U² ब्रैकेट 1 - स्मॉल एस बटा कैपिटल एस। तो U² तो प्रारंभिक वेग कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर हो जाए 10 मीटर पर 10 हो जाएगा U² प्रारंभिक वेग और ब्रैकेट 1 और -6 यहाँ पर दे रहे, तो 6 क्या है मोटाई है, तो मोटाई देखिए 6 सेंटीमीटर मोटा है। और ये जो 8 दे रहे हैं बटा में, ये क्या है धंसा हुआ, तो अंदर देखिए 8 सेंटीमीटर धंस जाती है, तो धंसा हुआ इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 मीटर अथी 2 चौका 8 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब है कि एक पत्थर भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई, तो प्रारंभिक वेग U हो जाएगा 0, G के मान 9.8 लेना है और टाइम 4 सेकंड है, तो S बराबर लगा देंगे तो UT + ½ GT², तो आ जाएगा 78.4 मीटर।
डी घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब घनत्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होगा और घनत्व जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना भी तैरने डूबने वाला मामला आवे उसमें सीधा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत आंसर मारना है। और लेंज का नियम कहता है कि धारा का विरोध, जहाँ पर भी धारा का विरोध होता है तो वो लेंज का नियम रहता है। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी जो है आदर्श गैस समीकरण है। पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण है। और बात है कि माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होता है। मतलब माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होता है। किस लिए? क्योंकि ऊंचाई या गहराई पर जी का मान घटता है। ऊंचाई या गहराई में जाने पर जी का मान घटता है। तो ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर जा रहा है, मतलब ऊंचाई पर जा रहा है तो जी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। वास्तविक जी का मान से पृथ्वी पर जो जी का मान होता है उस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उससे कम होगा माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि ऊंचाई या गहराई में जाने पर जी का मान घटता है। अब एक ये है, इसको लिखना है PVT और BCG। तो B से हुआ बॉयल्स लॉ, C से हुआ चार्ल्स लॉ, G से हुआ गै-लुसाक लॉ। तो इसको देखिए हर जगह इसके सामने वाला, जैसे इस रेखा को हम लोग अगर जो निकालेंगे तो इस रेखा के सामने क्या है? T है, तो T को कांस्टेंट मानेंगे। तो अब संबंध सिर्फ P और V के बीच बनेगा। तो प्रेशर है जो मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा आयतन के, दाब है जो व्युत्क्रमानुपाती होगा आयतन के। अब इस वाला रेखा में निकालेंगे तो P है इसके सामने, तो प्रेशर है जो कि कांस्टेंट होगा। इसमें आयतन है जो कि ताप के समानुपाती होगा। अब ये रेखा निकालेंगे तो इसके सामने भी है, तो भी कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर है जो कि टेम्परेचर के समानुपाती, दाब है जो कि तापमान के समानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पर जो था इसके सामने T था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो दाब है जो कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब एवोगाद्रो के अनुसार बोलेगा तो भी है जो कि n के समानुपाती होगा। मतलब आयतन है जो कि द्रव में अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वायु में भार बटा भार में कमी। वोल्ट मीटर जो है वो समानांतर में लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान होता है। आईएम मीटर है जो कि श्रेणी में लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि श्रेणी में धारा समान होता है। फ्यूज को हम लोग फेज में लगाते हैं, और फ्यूज है कि टीन और शीशा के मिश्रण से बनता है। टीन 63% होता है, शीशा 37%। और फ्यूज है जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाता है। कूलॉम्ब का नियम के अनुसार आवेश बल बराबर होगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होगा। रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है सेल प्रिंटिंग मशीन। चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है आमीटर, वोल्टमीटर, मोटर, जनरेटर। फिलामेंट जो है टंगस्टन या फिर नाइक्रोम का बना होता है, जिसका प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोधकता आकार पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता जो होता है आकार पर निर्भर नहीं करता है, मतलब रो जो है आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है हीटर, बल्ब, गीजर। अब धारा है जो कि प्लस से माइनस की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनस से प्लस की ओर जाता है। विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन करता है। तो विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन कौन करेगा? तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा।
तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या है, माइनस से प्लस। यहाँ पूछ रहा है कि इसका कि विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन कौन करता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है माइनस से प्लस, लेकिन धारा की दिशा क्या होता है, प्लस से माइनस। तो वही कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन कौन करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसका विपरीत दिशा, क्योंकि धारा का होता है प्लस से माइनस, तो ये होगा माइनस से प्लस, तो विपरीत दिशा हो गया। धारा नियंत्रक यानी कि रियोस्टेट जो है परिपथ में प्रतिरोधों को परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है। V बराबर आई आर होता है, V समानुपाती होता है I के और V समानुपाती होता है R के। अब जैसे कि श्रेणी में संयोजित दो समान संधारित्र और समानांतर में संयोजित दो समान संधारित्रों की प्रभावी धारिता का अनुपात पूछे तो क्या होगा। तो श्रेणी में संयोजित जो संधारित्र होता है मतलब कैपेसिटर, उसका सूत्र होता है 1/C टोटल बराबर 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2। समानांतर में संधारित्र संधारित्र यानी कि टोटल कैपेसिटर बराबर होता है C1 प्लस C2। तो यहाँ पर करा था कि दो श्रेणी में संयोजित दो समानांतर संधारित्र, तो श्रेणी में हो जाएगा दो, मान लिया दो को ले लेते हैं, दोनों जगह दो दो, तो दो दो हो जाएगा। तो श्रेणी में से कह रहा है इसको जोड़ने के लिए, तो ये तो श्रेणी में होता है इस प्रकार, तो इस प्रकार होगा तो 1/2 प्लस 1/2 LCM 2 रह जाएगा, 1 प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो कट के 1 आ जाएगा। लेकिन समानांतर में जुड़ेगा तो इस प्रकार जुड़ेगा, समानांतर में जुड़ेगा C1 प्लस C2 के रूप में, तो 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अनुपात पूछ रहा था तो उसका 1 आया था, इसका 4, तो 1 अनुपात 4 हो गया। अब EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर -N d∅/dt होता है। चालन है जो कि ठोस में होता है, संवहन है जो कि द्रव या गैस में होता है, अभिकिरण है जो कि निर्वात या माध्यम में होगा। H बराबर होता है I²RT या फिर H बराबर होता है V²/R×T और H बराबर ही VIT होता है या फिर H बराबर P×T होता है। उसमें चालकता का SI इकाई होता है जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। रुद्धोष्म परिवर्तन कब कहलाएगा, जब पसीना के बारे में दिया हो, या घड़े में पानी का ठंडा होना, या ट्यूब फटना, ये रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। अब ऊंचाई में जाने पर क्या होता है कि दाब घटता है, क्वथनांक भी घटता है, लेकिन वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है। ऊंचाई में जाने पर दाब घटता है, क्वथनांक भी घटता है और वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है। इसे दिल्ली एक दिया है, एक शिमला दिया है, तो दिल्ली में T1 दे रहा है क्वथनांक और दिल्ली में शिमला में T2 दे रहा है क्वथनांक। तो दिल्ली है जो कि नीचा स्थान पर है और शिमला है जो कि ऊंचा स्थान पर है, तो इसका क्वथनांक है जो कि कम हो जाएगा, तो इसका क्वथनांक कम हो जाएगा इसके मुकाबले, इसलिए ये जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है और तापीय चालकता है जो कि निम्न होती है। और बर्तन की है जो कि विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होता है और तापीय चालकता उच्च होता है। बिना स्पर्श ताप मापता है कौन, इंफ्रारेड। गर्म बर्तन से ऊष्मा ह्रास या फिर गर्म भट्ठी से ऊष्मा ह्रास किस माध्यम से होता है, तो विकिरण माध्यम से। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसका रेंज होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, और ज्वर नापता है मतलब फीवर नापता है। अब प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है उसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। और प्रयोगशाला वाला जो थर्मामीटर है वो बर्फ़ का तापमान मापता है। और ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें लाल निशान लगा रहता है,
37 डिग्री सेल्सियस पर। और फ़ारेनहाइट वाला में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान लगा रहता है। अब है कि समन मतलब क्वेंचिंग, ये जो है गर्म करके ठंडा करना है। गर्म करके नहीं, मतलब समन या क्वेंचिंग किसको कहता है, तो गर्म को ठंडा करना, गर्म वस्तु को ठंडा करना क्वेंचिंग यानी कि समन कहलाता है। और एनीलिंग जो है गर्म करके ठंडा करना, एनीलिंग जो होता है गर्म करके ठंडा करना। अब देखिए कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी होता है। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होता है। अब पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी होता है। और Q बराबर ml दिया है, तो Q जो होता है ना अवशोषित ऊष्मा होता है, और L जो होता है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा होता है। L विशिष्ट गुप्त ऊष्मा होता है, या M जो द्रव्यमान होता है। तापमान और दाब मतलब तापमान और दाब मतलब टेम्परेचर को केल्विन में लाकर बनाना है। तापमान और दाब वाला अगर जो न्यूमेरिकल दिया रहेगा, तापमान और दाब वाला जब न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो उसमें क्या करेंगे कि टेम्परेचर को केल्विन में ला लेंगे, तब उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इसका संबंध होगा P1/P2 बराबर T1/T2। मतलब दाब, पहला दाब बटा दूसरा दाब बराबर पहला ताप बटा दूसरा ताप। T1/P2 बराबर T1/T2। अब 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, तो जिस तापक्रम पर दाब 2 गुना होगा और आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह है, तो मतलब वह कितना ताप होगा। तो क्या होता है P1/P2 बराबर T1/T2। तो क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, तो जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होता है, तो दाब दोगुना पूछ रहा है। तो मान लिए पहले P था, अब जो कि दाब दोगुना यानी कि 2P होगा। और 27 डिग्री सेल्सियस कर रहा है तो केल्विन में लाकर बनाना होगा, तो 273 जोड़ देंगे तब केल्विन में आ जाएगा। तो केल्विन में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा यहाँ पर। T2 P से P कट गया तो T2 बराबर 600 केल्विन हो जाएगा। लेकिन आंसर देना है सेल्सियस में ही, तो 273 फिर सेल्सियस घटाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 327 सेल्सियस। अब है कि अल्फ़ा बीटा गामा का अनुपात क्या होता है, तो 1:2:3 होता है। अल्फ़ा है जो रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा है जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, गामा है जो कि आयतन प्रसार गुणांक है। अब मिश्रण का अनुपात, मिश्रण का फॉर्मूला क्या होगा, तो Mi मतलब आइस का द्रव्यमान, Mi ब्रैकेट -θ/2 + 80 + T, और M बराबर MW ब्रैकेट θW - T। तो Mi जो है बर्फ़ का द्रव्यमान है, और θ/2 मतलब बर्फ़ का ताप बर्फ़ का डिग्री बटा 2, लेकिन -θ/2 होगा, +80 + T हो जाएगा। और बराबर में MW ये वाटर का द्रव्यमान होगा, और ब्रैकेट पानी का तापमान -T होगा।